हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ चुके हैं। संविधान मतलब संवैधानिक जो क्रम था, संवैधानिक जो विकास था भारत का, उसको पढ़ चुके हैं। संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्यों भारतीय संविधान को सबसे क्या कहना चाहिए विशेष दर्जा प्राप्त है विश्व के संविधानों में। विश्व में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास अपना संविधान है और हमको पता है कि संविधान जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है लिखित संविधान, जैसे कि अमेरिका का संविधान है, और दूसरा होता है मौखिक संविधान या अलिखित संविधान, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है। ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है, हालांकि दुनिया का सबसे पहला संसदीय व्यवस्था वाला अगर हम देश कहें तो वो है ब्रिटेन, और दुनिया में सबसे पहला लिखित संविधान वाला अगर हम देश कहें तो वो है अमेरिका। ठीक है, इन दोनों देशों के संविधानों की या संसदीय व्यवस्था की जो मतलब छाया है वो अपने को भारतीय संविधान और भारतीय संसदीय व्यवस्था में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अंत तक देखिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, तभी आपको मजा आएगा। और अगर आपने पुराने वीडियोस जो संवैधानिक विकास और संविधान का निर्माण से संबंधित जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। पहले आप वो वीडियोस देखिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए। ठीक है, तो ये बातें हैं क्योंकि सभी क्रम में चलते हैं, तो है ना, पहले आप क्रमबद्ध रूप से पहले उन वीडियोस को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए, है ना। तो देखते हैं कि भारतीय संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आपको जो समझनी है वो ये है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व के अद्वितीय संविधानों में से एक है। हालांकि भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो विश्व के दूसरे देशों के संविधानों से उधार में लिए गए हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान में कुछ ऐसे मूल तत्व हैं जो भारतीय संविधान को विश्व के दूसरे देशों के संविधानों से अलग बनाते हैं। ठीक है, तो वही जो विशेष तत्व हैं, वही विशेषताएं हैं, तो उन्हीं विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो पहली विशेषता हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान है ना, जैसे मैं बताया ना, ब्रिटेन का मौखिक है, अमेरिका लिखित है। ठीक है, तो अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है ना, लेकिन वो सबसे पहला है। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला जो देश है वो हमारा भारत है, और हमारे देश का संविधान जो है विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब संविधान बना है ना, कब बन के तैयार हुआ, कब बना जी, 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये विशेष डेट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस दिन ये बन के तैयार हुआ, और जब ये बना 26 नवंबर 1949 को, तो इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग, 8 अनुसूचियां, तो हमको सबको पता है। वर्तमान में अभी लगभग 465 अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, हालांकि ये 2016 का आंकड़ा है, तो 2-4 अनुच्छेद और कम ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन अगर हम क्रम संख्या की बात करें ना तो 395 ही है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं अनुच्छेद 19, तो 19 के बाद 19A, 19B ऐसे बढ़े हैं ना, तो अब यहाँ पे तो 3 अनुच्छेद हो गए, लेकिन क्रम संख्या क्या है, तो 19। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कुल अनुच्छेद हो गए हैं 465, लेकिन क्रम संख्या की अगर हम बात करें तो 395 ही है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्रम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने अनुच्छेद हैं, तो आपको 395 अनुच्छेद ही लेने हैं। ठीक है, लेकिन कुल अनुच्छेदों की संख्या अगर ABC करके पूछी जाए तो वो 465, हालांकि ये पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको याद रखना है कि 465 अनुच्छेद हो चुके हैं, लेकिन उनकी क्रम संख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो 395 अनुच्छेद ही हैं वर्तमान में भी हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है,
कुल 25 भाग हो चुके हैं। कैसे 25 भाग हुए हैं हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, तो भाग 4 के बाद भाग 4 का, ठीक है, फिर भाग 5, भाग 6, ऐसे करके है ना। तो क्रम संख्या में भाग भी क्या है, 22 ही है, लेकिन कुल भागों की संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है, एक भाग हटा दिया गया था, भाग 7 को डिलीट कर दिया गया है ना, और 4 भाग और जोड़ दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से 25 हो गए हैं। लेकिन क्रम संख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो 22 भाग ही हैं अभी भी वर्तमान में। ठीक है, और अनुसूचियां जो उस समय 8 थी वो वर्तमान में 12 हो गई है ना। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्रम संख्या के हिसाब से 395 अनुच्छेद, ठीक है, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, क्रम संख्या के हिसाब से। ठीक, और ए बी सी डी ऐसा अगर उसको हम डिवाइड करते जाएं, जैसे 242 ए, 242 बी, 242 सी, ओ तक है वो नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत वाला, तो वैसा अगर हम काउंट करते जाएं तो 465 के लगभग अनुच्छेद हो जाते हैं। लेकिन क्रम संख्या के हिसाब से 395 और क्रम संख्या के हिसाब से 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो इसी को देख लेते हैं। 1951 जब संविधान हमारा पूरी तरीके से जब लागू हुआ, कब से लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ठीक है, और 1951 से इसमें संशोधन होना चालू हो गया। तो 1951 से अभी तक हुए संशोधनों के द्वारा लगभग 20 अनुच्छेद व एक भाग को हटाया जा चुका है। ठीक है, लगभग 20 अनुच्छेद और एक भाग में आपको बताया ना, भाग 7 डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है कि 20 अनुच्छेद संख्या 20 नहीं है ना, कुल जो हटाए गए अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है, तो 20 अनुच्छेद है ना, उनको हटा दिया गया है। और एक ठो भाग जिसका संख्या है भाग 7 को हटा दिया गया है। और संशोधनों के द्वारा ही संविधान में लगभग 90 अनुच्छेद जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, नए अनुच्छेद, हालांकि इनको ए बी सी डी के प्रारूप में जोड़ा गया है, इसलिए क्रम संख्या 395 ही है अभी तक। ठीक है, तो लगभग 90 नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए हैं और 4 नए भाग यहाँ पे जोड़े गए हैं। 4 का, 9 का और 14 का, ये 4 नए भाग जोड़ दिए गए हैं। तो इन 4 नए भागों को मिला देने से 22 भाग में, यहाँ पे 22 थे, 4 और जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, और एक डिलीट हो गया है तो कितना हो जाएगा, 25, तो इसलिए 25 भाग है। ठीक है, लेकिन क्रम संख्या के हिसाब से 22 भाग है। ठीक, और 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, तो 4 अनुसूचियां कौन कौन सी है, 9, 10, 11 और 12। ठीक, तो ये 4 नई अनुसूचियां यहाँ पे जोड़ दी गई। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि संविधान को इतना बड़ा बनाया क्यों गया, ठीक है, संविधान को इतना बड़ा बनाया क्यों गया है, तो पहले तो भौगोलिक कारण मतलब भाई 32 लाख वर्ग किलोमीटर का हमारा है ना, 32.85 लाख है ना, 32.85, किसी में 3 दिया रहता है, 85 ले लीजिए, है ना। तो 32.85 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हमारा देश है, मतलब बहुत बड़ा देश है, एक उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो भौगोलिक कारण, अब इतना बड़ा एरिया है तो विविधताएं भी होंगी, लोगों के रहन सहन में भी डिफरेंस होंगे। ठीक है, तो इस भौगोलिक और क्षेत्रीय विविधता के कारण क्या किया गया, इस संविधान को विस्तृत बनाया गया ताकि सभी लोगों के लिए यह सुटेबल हो सके, सभी लोग यहाँ पे जो है वो रह सकें। दूसरा है ऐतिहासिक कारण। ठीक है, ऐतिहासिक कारण में क्या है कि जो 1935 का अधिनियम था, मैं आप लोग को बताया था कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा किस अधिनियम का प्रभाव पड़ा है, तो वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये भारत शासन अधिनियम ही बहुत विस्तृत था। ठीक है, 300 से ज्यादा इसमें अनुच्छेद थे। ठीक है, और 18-20 भाग थे, तो ऐसे करके आप लोग इसको देख लेना एग्जैक्टली। ठीक है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो ऐतिहासिक कारण में 1935 का जो अनुच्छेद था वो बहुत बड़ा था, खुद से बहुत विस्तृत था, और सबसे ज्यादा प्रभाव इसी अनुच्छेद का पड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भारतीय संविधान भी क्या होना था, बड़ा बनना ही था। ठीक है, तीसरा कारण है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। अब ये जो कानून विशेषज्ञ थे ना, वो किसी भी कानून को पकड़ते थे, उसका पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, न्यूट्रल कैसे रहा जा सकता है, उन सभी चीजों को सोचते थे, और उसके बाद फिर ये लोग उसको संविधान में लिखते थे। इसकी वजह से बहुत सारे अनुच्छेद में तो वही ए बी सी डी ई एफ जुड़ गया है,
ठीक है, और उसकी वजह से हमारा जो संविधान है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहला विशेषता क्या है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो इसमें ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखी जा सकती हैं। ठीक है, इनको आप लोग ध्यान में। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, दूसरा विशेषता ये है हमारे भारतीय संविधान का कि भारतीय संविधान जो है विभिन्न स्रोतों से विरहित है। ठीक है, इसके एक से अधिक, क्या बहुत सारे स्रोत हैं, है ना, एक से अधिक कहना तो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे इनके प्रावधानों को लिया गया है। ठीक है, जैसे भारतीय संविधान के जो अधिकांश प्रावधान है ना वो किससे लिए गए हैं, तो वो सब लिए गए हैं 1935 के अधिनियम से, कुछ संशोधनों के साथ या फिर जैसे थे वैसे ही। ठीक है, बिना संशोधनों के एज इट इज ले लिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे संघीय व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, न्यायपालिका का निर्माण, ये सब कहाँ से आ गया था, तो ये सब आ गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम से, इसको ले लिया गया था। आपातकाल में शक्ति किसके पास होगी, है ना, तो ये सब जो प्रावधान थे वो सब कहाँ से आ गए थे, 1935 के भारत शासन अधिनियम से आए थे। इसके अलावा हमारे संविधान में कुछ दार्शनिक सिद्धांत भी हैं, कुछ दार्शनिक भाग, हमारे संविधान का दार्शनिक भाग जिसको हम कह सकते हैं वो है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भारतीय संविधान के दार्शनिक भाग कहलाते हैं। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से ले लिया गया है और डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो ये बात हो गया। इसके बाद संविधान के जो राजनीतिक भाग है, राजनीतिक भाग मतलब संघीय सरकार का जो भाग हो गया, है ना, संघीय सरकार का सिद्धांत। ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में जो संबंध है इनके बारे में, मतलब संसदीय प्रणाली कहना चाहिए, है ना, वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो इस तरीके से हमारा जो संविधान है ना बहुत सारे स्रोतों से लिया गया है कि मतलब आपातकालीन उपबंध अलग से है, मौलिक कर्तव्य किसी दूसरे देश से लिया गया है। ठीक है, जैसे मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो अफ्रीका से ली गई है। तो ऐसे करके अलग अलग देशों से है। उसके लिए मैं आपके अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस देश से संविधान की कौन से प्रावधान को लिया गया है। ठीक है, तो अभी बस आप इतना याद रखिए कि ये भी एक विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की कि हमारे भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रावधान को अलग अलग देशों से लिया गया है। ठीक है, तीसरा विशेषता हम देखते हैं नम्यता और अनम्यता का समन्वय। ठीक है, मतलब नम्य भी है और अनम्य भी है। कहने का मतलब हमारा जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है, कठोर और लचीला कहने का मतलब क्या है, ये जो कठोर और लचीला अगर कहीं पे भी आ रहा है ना दोस्तों, तो याद रखना कि ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, कठोर और लचीला। ठीक है, कठोर कैसे है और लचीला कैसे है देखते हैं। जैसे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में दी गई है। ठीक है, अब इसके लिए दो प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। एक तो संसद के सामान्य बहुमत से, ठीक, संसद में जो लोकसभा राज्यसभा में जो सदस्य उपस्थित हैं वो सामान्य बहुमत से अपना बिल पारित किए और उसके बाद वो संशोधित हो जाएगा। अब कौन कौन से विषय हैं, जैसे नए राज्य का निर्माण है, राज्य के निर्माण, राज्य का नामकरण है, राज्य के सीमा में परिवर्तन से संबंधित कोई अधिनियम है। ठीक है, तो इससे संबंधित अगर कोई अधिनियम है या नागरिकता वगैरह से संबंधित कोई अधिनियम है तो वो सभी जो है सामान्य बहुमत से पारित हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लचीला हो गया, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कोई जो पार्टी बहुमत में है वो अपने सदस्यों को अपने फेवर में लेके संविधान से मतलब संसद से बिल पारित करवा सकती है, तो संशोधन हो जाएगा, तो ये लचीला हो गया। दूसरा होता है, दूसरी प्रक्रिया जो होती है संसद की विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से पारित होने वाले संशोधन अधिनियम। ठीक है, अब संसद का विशेष बहुमत चाहिए रहेगा। ठीक है, मतलब संसद का कुल बहुमत तथा उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए। सबसे पहला चीज तो विशेष बहुमत हो गया। दूसरी बात, राज्यों से भी परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो संघीय स्वरूप को या राज्यों की शक्तियों में परिवर्तन करने वाले जो विषय होते हैं उन पे संशोधन। अब संघीय स्वरूप कहने का मतलब ये है जैसे आपके न्यायपालिका वगैरह से जो संबंधित अधिनियम जो होते हैं ना, उसको अगर कोई अधिनियम क्रॉस कर रहा है तो उसको पारित करने के लिए संसद को विशेष बहुमत चाहिए, साथ ही साथ
जो हमारे राज्य हैं उसके 50% से ज्यादा के राज्यों की सहमति चाहिए, तब जाके वो पारित होगा, तो वो कठोर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ना हमारे संविधान में जो दी गई है वो कठिन भी है और बहुत इजी भी है, दोनों प्रकार का है। ठीक है, तो कुछ विषय इजी संशोधन में आते हैं और कुछ विषय कठिन संशोधन में आते हैं, इसलिए हमको बोला जाता है कि हमारा संविधान जो है वो कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट और हो गए, आपको इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसकी चौथी विशेषता हम देखते हैं एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, मतलब हमारा जो भारतीय संविधान है वो एकात्मक व्यवस्था भी दर्शाता है कि हमारा एक व्यवस्था होगा, और दूसरा ये भी दर्शाता है कि हमारे देश में संघीय व्यवस्था भी होगी। ठीक है, हालांकि याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में कहीं पे भी संघ शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, संघीय सरकार का उपयोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि भारत जो होगा वो राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, लेकिन संघीय सरकार शब्द का उपयोग कहीं पे भी नहीं किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। अब ये राज्यों का संघ होगा, इसका मतलब ये है कि जो भारतीय संघ है ना, इसके 2 अर्थ निकलते हैं। भारत राज्यों का संघ है, इसके 2 अर्थ निकलते हैं। पहला है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का निष्कर्ष नहीं है। ऐसा नहीं है कि राज्यों के बीच समझौता हुआ उसकी वजह से भारत संघ का निर्माण हुआ, नहीं। भारत संघ का पहले गठन किया गया, फिर उसके बाद उसमें राज्यों को शामिल किया गया, तो जो राज्य शामिल हुए वे सभी भारतीय संघ के राज्य कहलाए। ठीक है, दूसरा ये चीज है उसमें कि कोई भी राज्य संघ से बाहर नहीं जा सकता, इसका उनको परमिशन नहीं है। संवैधानिक रूप से कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, ये अनुच्छेद 1 कहता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान जो है वो संघीय सरकार की स्थापना करती है। ठीक है, संघीय सरकार की स्थापना करती है, तो भारत के संविधान में संघीय लक्षण भी होने चाहिए। तो भारत के संविधान के संघीय लक्षण क्या क्या हैं, किन किन गुण के आधार पर या किन किन विशेषता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत में संघीय शासन है। संघ का मतलब होगा कि केंद्र को भी शक्ति है और जो उसके इकाई हैं उनको भी शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, तो इसको संघ कहा जाता है। भाई एक यूनियन जो होता है उसमें जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी को शक्तियां होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक को ही शक्ति प्राप्त है या बाकी जो सदस्य होते हैं उनको भी समानता होती है। तो वैसे ही राज्य को भी यहाँ पे समान शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, जैसे भारत में 28 राज्य हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश को ज्यादा शक्तियां मिली हुई है, छत्तीसगढ़ को कम शक्तियां मिली हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता। उत्तर प्रदेश को जितना पावर है उतना ही पावर छत्तीसगढ़ को भी है, उतना ही पावर मध्य प्रदेश को भी है, उतना ही पावर गोवा को भी है, उतना ही पावर सिक्किम को है। हाँ, कुछ प्रावधान विशेष कर दिए जाते हैं, वो राज्य के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, हालांकि उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं संघ के लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, किन किन लक्षणों को हम देख के कह सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था है। तो पहला है 2 सरकार। ठीक है, 2 सरकार होता है भाई, राज्य सरकार होती है और केंद्र सरकार होता है। तो ये 2 सरकार का जो गठन होता है वो भी संघीय स्वरूप को बताता है कि केंद्र में तो राज्य सरकार होगी ही होगी, लेकिन राज्यों में भी सरकारें होंगी जो उस राज्य के लिए विधायी नियम बना सकेंगी। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो व्यवस्था है वह है द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये दोनों का अपना महत्व है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों का अपना अपना महत्व है। लोकसभा जो है ना ये सीधा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और राज्यसभा जो है वो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा सदस्य जो होते हैं वो राज्य के प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इस दोनों राज्यसभा लोकसभा में ऐसा चुनने का रीजन क्या है, इसके बारे में हम लोग जब संसदीय चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अभी बस आप याद रखिए कि संघ के लक्षण में 2 सरकार अगर बन रही तो संघीय लक्षण है, 2 सदन अगर बन रहा है केंद्र में तो भी वो क्या है, संघीय लक्षण है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट लक्षण है वो है शक्ति का विभाजन। ठीक है, अब देखिए केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, तो उनके बीच में शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। ठीक है, तो संघ सूची ये संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार जो होगी उसको शक्तियां बना देती है। इसमें संघीय सूची में जो विषय हैं, कितने विषय हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब शक्ति विभाजन के बारे में बात करेंगे तो। ठीक है, तो संघ सूची में जितने भी विषय हैं वे
उन सभी पे केंद्र सरकार जो है वो क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय, राज्य सूची में राज्य सरकारों को शक्ति बनाने का असीम मतलब राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की जो शक्तियां हैं असीम रूप से राज्यों को प्राप्त होती है, उसमें केंद्र सरकार कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसके बाद है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार भी बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। अब मान लीजिए कि केंद्र सरकार के कानून और राज्य सरकार दोनों एक ही विषय पर कानून बनाते हैं, जैसे कि अभी कृषि वाला जो हुआ था, बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ था, तो कृषि अब बोला जाता है कि राज्य सूची का विषय है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन राज्य सूची में जो एंट्री है कृषि की, उसमें सीधा सीधा लिख दिया गया है कि समवर्ती सूची के अधीन राज्य सूची का विषय है कृषि। तो समवर्ती सूची में भी कृषि है। अब समवर्ती सूची में अगर कृषि है तो उस पे कानून बनाने की जो शक्ति है वो राज्यों को भी है और केंद्र को भी है। और कृषि पे अगर केंद्र भी कानून बनाए और राज्य भी कानून बनाए, ठीक है, और दोनों में टकराव हो जाता है तो वहां पे केंद्र का कानून जो है वो मान्य होता है। यही हुआ है अभी कृषि बिल वाले में, इसीलिए इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सका। ये लोग बोल रहे थे सब कोर्ट जाएंगे कोर्ट जाएंगे कोर्ट जाएंगे, कोर्ट उसको 15 मिनट में खारिज कर देता, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला था। तो ये समवर्ती सूची का विषय हो गया। इसके बाद है जो संघीय लक्षण, एक और महत्वपूर्ण संघीय लक्षण है वो है लिखित संविधान, ठीक है। लिखित जो हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो संविधान का लिखित स्वरूप में होना भी संघीय व्यवस्था या फिर संघीय लक्षण, संघीय सरकार का लक्षण है, ठीक है। इसके बाद जो संघीय सरकार की एक और जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो है संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। हमारे देश में संविधान ही सर्वोच्च है, मतलब संविधान के अधीन राज्यों को जो शक्तियां दी गई हैं वो उनको कोई चेंज नहीं कर सकता, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। अगर होता है बहुत, लेकिन कठोर मतलब नियमों को पालन करने के बाद संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः उन नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान जो है वो सर्वोच्च है। संविधान के सामने और कोई भी पद या कोई भी नियम हमारे देश के संविधान के सामने मतलब छोटा है, ठीक है। हमारा देश का संविधान ही सबसे बड़ा माना जाता है। उसके बाद है संविधान की कठोरता। अब देखिए संविधान की कठोरता के लिए मैं बताया था कि संविधान कैसे कठोर है। संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया जिसमें विशेष बहुमत भी चाहिए और राज्यों की सहमति भी चाहिए, तो राज्यों की सहमति भी हो रही है और केंद्र सरकार उसको ला रही है। देखिए संविधान में संशोधन तो सिर्फ केंद्र कर सकता है, ठीक है, राज्य सरकारें संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से हो रही है, केंद्र सरकार से हो रही है, लेकिन उसमें सहमति किसकी चाहिए, राज्यों की भी चाहिए। तो ये संविधान की कठोरता हो गई, ठीक है, वो भी एक संघीय लक्षण है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी एक क्या है, संघीय लक्षण है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो क्या है, संघीय लक्षण है। मैं बोला था ना कि संघीय कानून में फेरबदल करते हैं। अब देखिए इससे संबंधित जो भी कानून बनेगा ना, ठीक है, वो संविधान की जो विशेष बहुमत और राज्यों की अनुमति से जो संशोधन किया जाता है उसके तहत आएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये कुछ 6-7 लक्षण हैं जो संघीय सरकार के को निरूपित करते हैं। इसके बाद है हमारा जो संविधान है वो एकात्मक भी है, ठीक है, एकात्मक भी है या फिर गैर संघीय लक्षण हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें क्या क्या ऐसी बातें हैं जो एकात्मकता को प्रदर्शित करती है कि हमारे देश में एक ही गवर्नमेंट ऐसा चल रहा है, ऐसे टाइप से क्या चीज शो करता है। तो सबसे पहला चीज तो शो करता है सशक्त केंद्र, ठीक है। हमारा ये जो समवर्ती सूची है ना, या अवशिष्ट विषय हम कह सकते हैं। अगर केंद्र और राज्य के बीच में टकराव हो जाता है किसी नियम को लेकर, तो वहां पे केंद्र जो है वो प्रबल होगा, केंद्र जो है वो ज्यादा शक्तिशाली होगा, केंद्र के नियम को माना जाएगा। ऐसी व्यवस्था करता है हमारा संविधान, जो कि एकात्मकता को इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट करता है कि एक केंद्र है और वो चाहे तो किसी राज्य को क्या कर सकता है, किसी राज्य के नियम को ओवररूल्ड कर सकता है। इतनी मतलब जो पावर जो है वो केंद्र को दिया जाता है। इसमें हम सबसे बड़ा चीज इसमें देख सकते हैं, जैसे किसी राज्य की सीमा में या राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, ठीक है, तो केंद्र को उस राज्य से या उस राज्य के आसपास से लगे हुए राज्यों से मतलब क्या कहना चाहिए, सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र अपने सामान्य बहुमत से ही उस राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, उस राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, नए राज्य का निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर हम देखें तो केंद्र जो है ना बहुत सशक्त है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक संविधान, भले हमारे पास केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, लेकिन
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए संविधान क्या है, एक ही है। उस संविधान से बाहर कोई नहीं जा सकता, उस संविधान से अलग कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक संविधान ये भी हमारे देश की एकात्मकता को सूचित करता है। इसके बाद है एकल नागरिकता, ठीक है। एकल नागरिकता कहने का मतलब है कि हमारे देश में कोई भी इंसान सिर्फ भारत का नागरिक है, वो किसी राज्य का नागरिक नहीं है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं तो मैं छत्तीसगढ़ का नागरिक नहीं हूं, मैं भारत का नागरिक हूं। आई एम इंडियन सिविलियन, ठीक है। आई एम नॉट सिविलियन ऑफ छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ का सिविलियन नहीं हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में था पहले, वहां जम्मू कश्मीर के लोग पहले जम्मू कश्मीर के नागरिक होते थे, फिर भारत के नागरिक होते थे, तो इसीलिए उसको अनुच्छेद 70 को हटा दिया गया, ठीक है। अब वहां के लोग भी भारत के ही नागरिक हैं। जैसे अमेरिका में जैसे मान लीजिए कि कोई एक बंदा कैलिफोर्निया में रहता है, तो वो कैलिफोर्निया का भी उसको नागरिकता का कार्ड मिलेगा और अमेरिका का भी नागरिकता का कार्ड मिलेगा। तो वो दोनों जगहों से होने वाले जो क्या बोलना चाहिए बिल वगैरह हैं जो या फिर फायदे हैं, वो दोनों जगहों से उठा सकता है। राज्य सरकार के जो राज्य के लोगों के लिए ही जो निकल रहा है उसका फायदा भी उसको मिलेगा, और जो अमेरिका के लिए वो लोगों के लिए निकल रहा है उसका भी मिलेगा। लेकिन हमको जो है हम सिर्फ एक भारत के नागरिक हैं, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ में अगर कोई वैकेंसी निकल रही है तो उसे भारत के किसी भी स्टेट का इंसान वहां पे अप्लाई कर सकता है। अब वो रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं वो अलग कैटेगरी, अलग रीजन है उसका, आरक्षण वगैरह वाला जो कहानी है वो अलग है। लेकिन हमारे राज्य में जैसे छत्तीसगढ़ में कोई एक पोस्ट निकला तो उसमें मध्य प्रदेश का इंसान भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो एक ही नागरिकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। हाँ, कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें लोकल मान लिया जाता है, लेकिन जनरली आप सिविल सर्विस के पोस्ट का अगर मैं बात करूं तो वहां पे अगर हम देखें तो ठीक है। इसके बाद चौथा जो है संविधान का लचीलापन, ये भी एकात्मकता को इंडिकेट करता है। जैसे मैं बताया कि संविधान जो है वो लचीलापन कहने का मतलब क्या है कि संसद केंद्र सरकार जो है वो अपना सामान्य बहुमत से कोई भी बिल पारित करती है, संविधान संशोधित हो जाता है, तो वो संविधान का लचीलापन हो गया। उसमें राज्यों की अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र एक है, वहां पे जो सदस्य उपस्थित है उन्होंने पारित कर दिया और हो गया खत्म, ठीक है। तो एकात्मकता की ओर इंडिकेट करता है संविधान का लचीलापन। याद रखना है ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन से लक्षण संघीय सरकार के हैं या कौन से लक्षण एकात्मक सरकार के हैं, ऐसा डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इनको आपको डायरेक्टली याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद एकीकृत न्यायपालिका एकात्मकता को इंडिकेट करता है। ऊपर से नीचे तक एक फैसला मतलब एक फैसला, खत्म, ठीक है। अगर बोल दिया गया है, जैसे अभी एक कानून बना था कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है, तो वो दिल्ली का जो कोर्ट रहेगा वो भी फांसी देगा, शक्ति का जो कोर्ट रहेगा हमारा लोकल शक्ति इधर है ना, उसका भी जो कोर्ट है वो भी फांसी ही देगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते, ठीक है। तो एकीकृत है न्यायपालिका, एक टाइप के नियमों का पालन करते हैं, इसलिए ये भी एकात्मकता को इंडिकेट करता है। राज्यपाल की नियुक्ति के सभी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और राज्यपाल जो होता है वह राज्य में केंद्र का एजेंट होता है, मान के चलिए, ठीक है, केंद्र का या राष्ट्रपति का एजेंट मान के चलिए, राष्ट्रपति भी तो केंद्र में ही है, ठीक है। तो उसका एजेंट होता है और वो देखता है कि राज्य जो है वो केंद्र के नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, संविधान के नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो भी क्या होती है, एकात्मकता को इंडिकेट करता है, ठीक है, क्योंकि एक राष्ट्रपति है और उसका प्रतिनिधि है राज्यपाल, ठीक। अखिल भारतीय सेवाएं, हमारे देश में अखिल भारतीय सेवाएं जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अखिल भारतीय सेवाएं भी क्या करती हैं, एकात्मकता को इंडिकेट करती है, क्योंकि ये भारत केंद्र स्तर पर होता है और केंद्र लेवल से इसकी पोस्टिंग होती है। इसके बाद है आपात उपबंध। तो आपात उपबंध में तो हमको पता ही है कि जब आपातकाल लगता है तो राज्य की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और समस्त शक्तियां केंद्र के हाथों में चली जाती हैं। तो ये भी क्या है, एकात्मकता की ओर इंडिकेट करता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन सा संविधान का संघीय लक्षण है और कौन सा एकात्मक लक्षण है, ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप इनको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम इसमें संविधान की और अन्य विशेषताओं के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। एक पार्ट में ही अगर मैं सभी विशेषताओं को इंक्लूड कर लूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए छोटा वीडियो बनाने के लिए मैं इसका 2 पार्ट लाऊंगा। एक पार्ट और आएगा जिसमें हम संविधान के और बहुत और विशेषताओं को देखेंगे और उसका अच्छे तरीके से उसको समझ लेंगे। वीडियो पसंद आने पर
वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपका सब्सक्रिप्शन, आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे वीडियो को लाइक्स करते हैं, तो आई गेट्स मोटिवेटेड, ठीक है, टू मेक गुड कंटेंट फॉर यू। ठीक है, आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बना सकूँ, इसके लिए मैं मोटिवेट होता हूँ। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और कमेंट करके जरूर बताइए मेरे को कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।